नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे खुदा यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 और हमारे बीच में इस एग्जाम्स का बहुत ही सुनहरा मौका है, बिल्कुल गोल्ड चांस है हमारे बीच में। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ पर हम इंडियन इकोनॉमिक्स की हमारी सेकेंड या फिर थर्ड क्लास हो चुकी है। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करें जो है 1991 में आर्थिक सुधार। ओके, क्लास यहाँ पे ये आपकी 4 है, 3, ठीक है। 11 क्लास वो हमारी हिस्ट्री में चल रही है, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक्स में हमारी ये 4 क्लास है। भाई आज हम पढ़ने वाले हैं 1991 में आर्थिक सुधार, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, मस्त यहाँ पे बिल्कुल एकदम, ठीक है। और भाई शिवानी सिंह मेरे द्वारा ही कंटिन्यू सेशन यहाँ पर आपको कराया जा रहा है। और डियर फ्रेंड्स, यहीं पर आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है, और ये जो गुड न्यूज़ है वो ये है, अगर आपको बिल्कुल फ्री में PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 75058907 और 61, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। बहुत बेहतरीन यहाँ पर जो है हम PDF आपको प्रोवाइड कराते हैं। और डियर फ्रेंड्स, यहीं पर आप बताएं, आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को या फिर 1 या फिर 2 बार ही वॉच कर सकते हैं देन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप क्लास से इतनी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यहाँ पे ओनली आप अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको PDF ही लेनी होगी, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। देन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। ओके, चलिए, वो तो भाई आप सबके लिए, यहाँ पे आपकी ही सुविधा के लिए हम कह रहे हैं, क्योंकि फिर आपको कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली PDF लो और बस यहाँ पर आप पढ़ाई करो निरंतर, ठीक है। चलो, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे 1991 में आर्थिक सुधार। सो डियर फ्रेंड्स, पहले देखो, प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया स्टार्ट की। अब जो ये यहाँ पे 1991 की आर्थिक सुधार की प्रक्रिया है भैया, इसे कोई तो कोई स्टार्ट करेगा ही नहीं करेगा, या फिर ऐसे थोड़ा ही ये आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो गई। तो यही स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं PV नरसिम्हा और यहाँ पे वित्त मंत्री होते हैं उस समय मनमोहन सिंह, और जुलाई का समय होता है 1991 में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया स्टार्ट की थी। आर्थिक सुधार का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को अधिक बाजार और सेवा उन्मुख बनाना और निजी तथा विदेशी निवेश की भूमिका का भी विस्तार करना था। अब देखो, जैसे हम अन्य देश से आयात या फिर निर्यात करते हैं, ओके, तो भाई यही है। देखो, हर कंट्री, हर देश यही चाहता है कि हमारे देश में बेस्ट तरक्की हो, अच्छी तरक्की हो, अच्छा इसका विकास हो, बढ़िया यहाँ पे विकसित देश हमारा बने। बताओ कौन नहीं चाहता? क्या कोई ये चाहेगा कि हमारा जो ये देश है ये यहाँ पे कम डेवलप हो या फिर इसमें कोई भी ग्रो नहीं हो? ऐसा कोई चाहेगा? नहीं ना। सब यही चाहेंगे कि सारी चीज़ों का लक्ष्य हमारा बेस्ट होना चाहिए एकदम, है ना, उन्मुख की ओर यहाँ पे बढ़ता हुआ होना चाहिए। सबका टारगेट यही होता है। क्लियर है? चलिए, विदेशी मुद्रा भंडार असहनीय स्तर तक गिर गया था। सरकार बड़े पैमाने पर कर चोरी के कारण कराधान से राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम नहीं थी और सार्वजनिक क्षेत्र भी उच्च आय की रिपोर्ट नहीं कर रहा था, जिसके कारण 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत को प्रेरित किया गया। अब देखो, यह 1991 जो यहाँ पे आर्थिक स्थिति है, इसे स्टार्ट क्यों किया गया? इसके पीछे देखो क्या क्या रीज़न थे। इसके पीछे रीज़न था, एक तो जो विदेशी मुद्रा भंडार ये असहनीय स्तर तक काफ़ी गिर गया था, इसमें काफ़ी कम बढ़ोतरी हो रही थी। यहीं पे सरकार बड़े पैमाने पर कर चोरी के कारण भी कराधान से राजस्व उत्पन्न करने में भी सक्षम नहीं था। यहीं पे जो सार्वजनिक क्षेत्र है ये भी उच्च आय की रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, है ना, जिसके कारण यहाँ पे 1991 में नई आर्थिक स्थिति को प्रेरित किया गया। इसकी स्टार्टिंग यहाँ पे की गई। क्लियर है? इस वजह से यह आपका स्टार्ट किया गया। फिर बात करते हैं 1991 में नई आर्थिक नीति के शुरुआत के साथ सबसे जरूरी समस्या विदेशी मुद्रा संकट था। तो 1991 में नई आर्थिक नीति के स्टार्ट के साथ में सबसे जरूरी जो समस्या थी वो क्या थी? विदेशी मुद्रा संकट। जो विदेशी मुद्रा थी वो संकट में थी। इस वजह से यहाँ पे 1991 जो आर्थिक स्थिति है इसको स्टार्ट यहाँ पे किया गया, इसलिए यहाँ पे इसे प्रेरित किया गया इसे स्टार्ट करने के लिए। सबसे मेन जो यहाँ पे पॉइंट से समस्या थी, प्रॉब्लम से, वो यही थी विदेशी मुद्रा संकट। फिर भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति यहाँ पे 1991 में पेश की, जिसे नई आर्थिक नीति यानी कि NEP के रूप में भी जाना जाता है। तो भारत सरकार ने, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनता है कि उदारीकरण की नीति 1991 में पेश की थी, किसने की थी? भारत सरकार ने की थी, जिसमें NEP के रूप में भी इसे जाना जाता है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति
कब पेश की थी, जिसमें नई आर्थिक नीति एनईपी भी जोड़ी गई है या फिर इसे इसके भी नाम से जाना जाता है, रूप में जाना जाता है, और ये की थी 1991 में। इस तरह से आपके बेसिक टू बेसिक किसी भी माध्यम से क्वेश्चन बन सकते हैं एंड हमें चारों तरफ से बिल्कुल सिक्योर रहना है एंड बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट तरीके से सारी चीज़ें हमें कन्फर्म बिल्कुल करके पढ़नी है। ओके, 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद भारत में विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का हिस्सा बढ़ा और एफडीआई अंतर्वाह में वृद्धि हुई और भारत के विदेशी भी जो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार इसमें भी काफ़ी ग्रो हुई। तो जैसे ही 1951 आर्थिक नीति यहाँ पे आपका किया गया, इसके बाद में भारत में विश्व व्यापार काफ़ी इधर उधर से जो अदर कंट्री है वो लेन देन आपका स्टार्ट हो गया, अच्छी बढ़ोतरी होने लगी, विकास का अच्छा डेवलप होने लगा, देश का अच्छा डेवलप होने लगा, आयात और निर्यात का हिस्सा बढ़ रहा था और ओके स्पेशली निर्यात का हिस्सा बढ़ रहा था। हमारे देश से काफ़ी चीज़ें दूसरे देश के पास में जा रही थी। ओके, काफ़ी अच्छा मुनाफा जो है हमें होने लगा, काफ़ी अच्छी विदेशी मुद्रा भंडार में भी काफ़ी वृद्धि होने लगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 1991 में नई आर्थिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक सुधार, कर सुधार और वित्तीय सुधार भी किया गया। यहीं पे 1991 में एनईपी की शुरुआत तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। यहाँ से बेस्ट क्वेश्चन बनेगा, एकदम मस्त वाला क्वेश्चन, और यहाँ से ये मस्त वाला जो क्वेश्चन बनता है वो कैसा क्वेश्चन है, तो भाई ये क्वेश्चन है कि 1991 में एनईपी की शुरुआत तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री किसने की थी, तो ये की थी आपके वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। या फिर ऐसे क्वेश्चन बनता है एनईपी की शुरुआत तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने कब की थी, ये की थी 1991 में। किसी भी साइड से किसी भी फॉर्म में आपका क्वेश्चन बन सकता है, सो आपको रेडी रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट, वैसे तो ऑल ऑफ सारी ही चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। देखो ये थ्योरी है, यहाँ से कैसे किस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताने मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें ओपन माइंड यहाँ पे समझाती हूँ कि भाई ऐसे नहीं ऐसे बनेगा। ओके, तो इसलिए आपको सारी तरह से यहाँ पे बिल्कुल एकदम तैयार रहना है। एनईपी के तहत किए गए उपायों को आर्थिक सुधार कहा जाता है। तो एनईपी के तहत जो भी किए गए उपाय होते हैं उन्हें आर्थिक सुधार कहा गया है। यहीं पे प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई थी। यहाँ से इससे क्वेश्चन बनता है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ये यहाँ पे एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आप याद रखें। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, राजकोषीय घाटा तब उत्पन्न होता है जब सरकारी व्यय सरकारी राजस्व से अधिक होता है और इसलिए शेष राशि को उधार के माध्यम से पूरा किया जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखे गई विदेशी मुद्राओं के स्टॉक को भी संदर्भित करता है। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे अच्छे से कंफर्म रखें, याद रखें। नेक्स्ट है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, फिर भैया आर्थिक संकट के दौरान कोई भी देश या वित्तीय ऋणदाता भारत को उधार देने को तैयार नहीं था, इसलिए भारत ने पुनः निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD से संपर्क किया, जिसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भी नाम से जाना जाता है, और संकट के प्रबंधन के लिए ऋण के रूप में $7 बिलियन प्राप्त यहाँ पे किया। तो जैसे ही आर्थिक संकट के दौरान कोई भी देश या फिर वित्तीय ऋणदाता उधार भारत को उधार नहीं देना चाह रहा था, भैया कुछ आर्थिक संकट भी उत्पन्न हुए। अब ऐसा तो नहीं होता कि हमेशा से हमारे देश में निरंतरतः वृद्धि ही होती रहेगी, ग्रो ही होता रहेगा। ऐसा भी होता है कि एक समय ऐसा भी आता है कि भाई जो स्तर होता है थोड़ा डाउन भी हो जाता है, कम ग्रो भी आपका होता है। तो उस स्थिति में क्या किया, जो और अन्य देश थे वह भारत को उधार देने से उन्होंने मना कर दिया। फिर भारत ने पुनः निर्माण और विकास के लिए यहाँ पे IBRD अंतर्राष्ट्रीय बैंक से संपर्क किया, जिसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बैंक भी कहा जाता है। फिर यहाँ पे इसके लिए इन्होंने ऋण के रूप में $7 बिलियन इनसे प्राप्त किया IBRD बैंक से। ओके, जब इनको आर्थिक संकट था। PSU का मतलब सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, इसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में भी जाना जाता है। यह है भारत में राज्य की स्वामित्व वाले उद्यमों को दिया गया नाम है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कई उद्यमों को अनारक्षित किया गया और आयात भी आपका किया गया। ठीक है, तो भैया ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हमने निर्यात ही किया है, भैया आयात भी किया गया। आयात वह होता है, निर्यात वह होता है जब हम अपने देश की वस्तु अन्य देश को देते हैं। ओके, आयात वह होता है जब हमारे देश में किसी चीज़ की कमी है और हमें वह दूसरे देश से लेनी होती है, वह आयात होता है।
इस तरह आपका आयात निर्यात चलता रहता है, ये तो आपकी सिंपली है। नेक्स्ट, आत्मनिर्भरता का अर्थ है एक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आयात पर डिपेंड नहीं है और घरेलू उत्पादन के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या है, सक्षम है। सो ये थ्योरी आपको यहाँ से वैसे इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी ये थ्योरी हमें पढ़नी है। आखिर 1991 आर्थिक स्थिति में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। याद रखने की चीज़ें अब आपकी स्टार्ट होगी। अब भारत के अधिकांश राज्यों में वेट 2005 में लागू किया गया था और यहीं पे वेट 2005 विश्व व्यापार स्थापना 1995 संगठन में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर था आपका कहाँ पे, जेनेवा में। ठीक है, कहाँ पर था, जेनेवा। तो भारत के अधिकांश राज्यों में वेट 2005 में लागू किया गया। तो भारत के अधिकांश राज्यों में वेट कब लागू किया गया, 2005 में लागू किया गया। ये भी पॉइंट्स आप याद रखिए। तो भारत के अधिकांश राज्यों में वेट कब लागू किया गया, 2005 में लागू किया गया। और यहीं पे 2005 फिर बात करें वेट 2005 विश्व व्यापार स्थापना 1995 संगठन में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा। विश्व व्यापार जो संगठन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में। इसकी स्थापना होती है 1995 में। तो यहाँ पे विश्व व्यापार, यहाँ से क्वेश्चन बनता है विश्व व्यापार की स्थापना कब होती है, 1995 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है, जेनेवा में होता है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिए, ओके, जेनेवा। नेक्स्ट, फिर है विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के उदारीकरण की निगरानी करता है और नवरत्न का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से संबंधित हैं। जहाँ से जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा। फिर बात आती है 2022 में महारत्न कंपनियों की संख्या तथा नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी, 13 थी। यहाँ से क्वेश्चन आपका इस तरह बनता है कि 2022 में महारत्न कंपनियों की संख्या तथा नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी, 13 थी। फिर ऐसे भी क्वेश्चन बनता है महारत्न कंपनियों की संख्या तथा नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 थी आपकी कब, 2022 में। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। काफ़ी बेहतरीन, ओके। परीक्षा ये हमारी जो यहाँ पे है यूपी ट्रिपल एससी पैट की, सो ये हमारे उत्तर प्रदेश की ही परीक्षा है। देन यहाँ पे ये तो भैया क्वेश्चन आपका बनना काफ़ी बेस्ट है उत्तर प्रदेश से, तो ये चीज़ आप याद रखें, ओके। चलिए आगे नेक्स्ट है, सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे चेलेलिया समिति की संस्तुति पर 1994-95 के वित्तीय वर्ष की अवधि में स्टार्ट किया गया था। यहीं पे चेलेलिया समिति का संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से है। यहीं पे सीमा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा आयात या निर्यात पर लगाए जाने वाला क्या है, कर है। तो डियर फ्रेंड्स, सेवा कर एक क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। सेवा कर क्या है, एक प्रत्यक्ष कर है या फिर अप्रत्यक्ष कर है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। तो सेवा कर क्या है, ये आपका क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। सेवा क्या है भैया, ये आपका क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। और इसे किसने स्टार्ट किया, किस समिति ने, चेलेलिया समिति ने स्टार्ट किया सेवा कर को। याद रखिए कब किया, 94 में, 95 में, याद रखें, ओके। फिर यहाँ पे चेलेलिया समिति का संबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों कर प्रणाली में है और दोनों में सुधार करना है। तो ये चीज़ भी आप याद रखें। नेक्स्ट देखो कैसे और किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क, सेवा शुल्क आदि क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा अप्रत्यक्ष कर है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो 3 ऑप्शन तो अदर होंगे, एक ऑप्शन इसमें से होगा उत्पाद शुल्क होगा या फिर बिक्री कर होगा, सीमा शुल्क होगा या फिर सेवा शुल्क होगा। तो ये क्या है, हमारे अप्रत्यक्ष कर है। आयकर प्रत्यक्ष कर है। निगम कर एवं संपत्ति कर आदि राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 26 अगस्त 2003 को अधिनियमित किया गया, जो कि 5 जुलाई 2004 से प्रभावित आपका है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर बात करते हैं ये आदि राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 26 अगस्त 2003 को अधिनियमित किया गया था, जो कि 5 जुलाई 2004 से काफ़ी प्रभावित है। ठीक है, चलिए भारत में न्यूनतम वैकल्पिक कर मेट का समावेश वर्ष 1996-97 में किया गया था। भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया। भारत निर्माण योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई एवं निर्धन आवासों का भी निर्माण शामिल है। ये बात की जा रही है आपकी 2005 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब स्टार्ट होती है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, अब आते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना स्टार्ट की गई 2 फरवरी 2006 को। याद रखें, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना
भैया याद रखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना स्टार्ट की गई आपकी 2 फरवरी 2006 से, और यह 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय निर्माण रोजगार गारंटी अधिनियम का पुनः नामकरण कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम किए जाने की भी घोषणा की गई। क्या बात है, यहाँ से तो 3-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, और वो भी घुमा फिरा के, और कैसे, बिल्कुल ऐसे गोल गोल घुमाया है ना क्वेश्चन को कि बल्ले बल्ले हो गए। तो भैया देखो यहाँ पे पहली बात की गई है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना स्टार्ट होती है अब आपकी, फिर 2 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का पुनः नामकरण करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम किए जाने वाला, यानी कि अब यहाँ पे नाम लग गया महात्मा गांधी। क्या लग गया भैया, अब नाम आ गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अब यहाँ पर ये नाम इसका हो चुका है। इसके फिर बाद में घोषणा की गई आपकी कब, 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है। और 2 अक्टूबर को क्या होता है, जो गांधी जी है, महात्मा गांधी जी, उनका जन्म दिवस है। ओके, फिर यहाँ पे देखो स्टाम्प शुल्क का आरोपण केंद्र करता है, क्योंकि उसका संग्रह और विनियोजन वही राज्य करते हैं। तो भैया यहाँ पे देखो स्टाम्प शुल्क का आरोपण तो केंद्र करते हैं, केंद्र सरकार करती है, यहीं पे उसका जो संग्रह होता है और जो विनियोजन होती है वह राज्य सरकार करती है। प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी योग घटा दिया जाता है। सभी घाटों में राजकोषीय घाटा बड़ा होता है। ओके, क्लियर है, सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। काफ़ी बेस्ट पॉइंट है, एकदम मस्त वाले यहाँ पे हमारे पॉइंट्स ही रहेंगे। आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश में बिक्री कर को व्यापार कर भी कहा जाता है। तो भैया उत्तर प्रदेश में बिक्री कर को क्या कहा जाता है, व्यापार कर कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कहा जो हमारी परीक्षा है यूपी SSC पेट एग्जाम है, किसकी है भैया, उत्तर प्रदेश की, स्पेशली कहाँ की है, ये परीक्षा हमारी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, इसलिए उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आना आपका बेहद यहाँ पे लाभदायक सिद्ध होगा और यहाँ से बनेगा भी। इस वजह से उत्तर प्रदेश में बिक्री कर को क्या कहा गया, व्यापार कर कहा गया। यहीं पे वर्ष 2014 के बाद में इसे आर्थिक सुधार अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। वर्ष 2014 के बाद में आर्थिक सुधार क्या क्या हुए, क्या क्या नहीं हुए, इस पॉइंट्स को याद रखें। उत्तर प्रदेश में बिक्री कर को फिर व्यापार कर कहा गया। अब हम पढ़ने वाले 2014 के बाद में आर्थिक सुधार क्या क्या हुए। 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना और 2016 में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड यानी दिवाला कानून जैसे सुधार भी लागू किए। क्या बात है, एकदम मस्त बेहतरीन क्वेश्चन है। और यहाँ से आपके प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है वो भी 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और 1-2 क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा सकता है। तो भैया 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट किया। कब किया, 2016 में किया। यहीं पे इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड यानी कि दिवाला कानून जिसे सुधार भी लागू किए, ये 2016 में। 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट किया, यहीं पे 2016 में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड यानी दिवाला कानून भी यहाँ पे ये भी सुधार लागू किए नरेंद्र मोदी ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनने, क्योंकि ये हमारे प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर भी है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आना आपका कंफर्म सिद्ध हो सकता है। ओके, चलिए, इसके साथ वह जोखिम भरे सुधारों को भी आगे बढ़ाने में सफल रहे, इसलिए उन्होंने विरोध के बावजूद 2016 में नोटबंदी और 2017 में गुड्स और सर्विसेज टैक्स लागू किया। यहीं पे जीएसटी देश की आज़ादी के बाद से सबसे पेचीदा आर्थिक कानून था। फिर इसके साथ में ही यहाँ पे नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, वह जोखिम भरे सुधारों को भी आगे बढ़ाने में सफल रहे नरेंद्र मोदी जी, इसलिए उन्होंने विरोध के बावजूद 2016 में नोटबंदी और 2017 में गुड्स और सर्विसेज टैक्स भी लागू किया। आपको पता है ना नोटबंदी की थी भैया, ठीक है, जब नोटबंदी हुई तो कैसे क्या हाल हुआ था सब जानते हैं। ओके, जिसके पास में जिसने पैसे जमा किए हुए थे सबके पैसे निकल रहे थे, पता चला था काला काला धन किस किसने चुराया हुआ था घर पे अपना, ठीक है, कहाँ से निकाल रहे थे। चलो, थोड़े पढ़ते वक्त हंसी मजाक भी होना चाहिए, नहीं तो फिर भैया आप सो जाओगे और फिर हमें कहेंगे क्या बातें भैया मैम आपने हमें सुला दिया, ठीक है। फिर 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने महात्मा गांधी श्रृंखला के सभी ₹500 और ₹1000 के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की। इसने विमुद्रीकृत बैंक नोटों के बदले में ₹500 और ₹2000 के नोट जारी करने की भी क्या की घोषणा की। तो भैया यह आपकी होती है कब, भारत सरकार ने महात्मा गांधी श्रृंखला के सभी ₹500 और 1000 के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की। कब, 8 नवंबर 2016 को। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और ये मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कि भारत सरकार ने महात्मा गांधी श्रृंखला के सभी जो ₹500 और ₹1000 के नोटों का विमुद्रीकरण की घोषणा कब की, 8 नवंबर 2016 को की।
लास्ट में क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, ठीक है, खुद प्रूफ के साथ में। इसने विमुद्रीकृत बैंक नोटों के बदले में नए रुपये 500 और फिर 2000 के नोटों की जारी करने की घोषणा की यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि कार्यवाही कैशलेस लेन देन में वृद्धि करेगी और अवैध गतिविधि और जो आतंकवाद को निधि देने के लिए अवैध और नकली नकदी के उपयोग को कम करेगी। यानी कि यहाँ पे जो आपका ये काला धन है, नोटबंदी किसने की थी कि जितना काला धन है वह फिनिश हो, और भैया यहाँ पे ठीक है जानते ही आप, है ना, बताओ क्या काला धन फिनिश हुआ? ओके, चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना, संक्षेप में लिख सकते हैं आप इसे PMZDY। PMZDY यानी कि जे जन और डी धन और वाई योजना और PM प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है और जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और यहीं पे हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। आपको पता है ना, कभी कभी ज़ीरो बैलेंस पे भी आपका सभी का जितने भी आपके घर में सदस्य हैं, ओके, देन यहाँ पे हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। तो यही है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ओके, और कभी कभी तो स्कीम ऐसे भी चली थी आपकी, ये जो किसान लोग हैं इनके भी खाते में 2000 इतने पैसे आएंगे जो किसान है ना। पता नहीं योजना किस किस तरह की कौन कौन सी चली है आपकी, ठीक है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। किसकी बात कर रहे हैं? यही बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसकी स्टार्ट कब होती है? इस योजना की जो प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट होती है 15 अगस्त 2014 को, और इसका शुभारंभ होता है, स्टार्ट घोषणा होती है इस दिन, शुभारंभ होता है इस दिन, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, इसका शुभारंभ करते हैं। तो घोषणा होती है 15 अगस्त 2014 को, 15 अगस्त, फिर यहाँ पे है शुभारंभ होता है 28 अगस्त को। ओके, देन ये चीज़ें आप याद रखें, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस परियोजना की औपचारिक शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने सभी बैंकों को ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने हर परिवार के लिए बैंक खाता, ठीक है, बैंक खाता को एक राष्ट्रीय खाता, एक प्राथमिकता घोषित किया और यहीं पे 7 करोड़ से भी अधिक परिवारों को इस योजना में प्रवेश देने और उनका खाता खोलने के लिए सभी बैंकों को कमर कसने को यहाँ पर इन्होंने कहा। देन सारी चीज़ें आपकी कंप्लीटली एंड बिल्कुल सिक्योर है, सारी चीज़ें 1 बाय 1 यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो परियोजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ें आपकी कन्फर्म दी हुई है। ओके, तो प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है, इस योजना के थ्रू यहाँ पे औपचारिक शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने सभी बैंकों को ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने कहा हर परिवार के लिए बैंक खाता को एक राष्ट्रीय खाता प्राथमिकता घोषित किया उन्होंने, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी कंफर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर, नेक्स्ट है आपके पॉइंट्स। योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए। तो जैसे ही योजना का उद्घाटन हुआ उसी दिन, जैसे ही यहाँ पे प्रधानमंत्री जनधन योजना का आपका क्या होता है, घोषणा, उद्घाटन होता है, उसी दिन 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए। क्या बात है। अब हम पढ़ेंगे GST। क्या पढ़ेंगे? GST, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। GST पहले फुल फॉर्म देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर होता है। GST एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। पूछे GST क्या है, प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है? तो GST क्या है भैया? अप्रत्यक्ष कर है। याद रखिए GST क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। क्या है GST? अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। सारी चीज़ याद रखनी। GST की फुल फॉर्म बताइए क्या है? GST की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। GST बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। सबसे पहले GST लागू करने का श्रेय किसे जाता है? विजय केलकर समिति ने दिया था। सबसे पहले GST लागू किसने किया था? तो ये किया था विजय केलकर समिति ने। याद रखें, क्वेश्चन बिल्कुल बनता है एग्जाम में। 122वां संविधान संशोधन बिल संसद में लाया गया। तो 122वां संविधान संशोधन बिल कहाँ पे लाया गया? संसद में लाया गया।
यहाँ से इस तरह क्वेश्चन बनता है 122वां जो संविधान संशोधन होता है ये आपका किस में लाया गया, ये लाया गया संसद में। तो 122वां संविधान संशोधन बिल किस में लाया गया भैया, संसद में लाया गया। यहाँ से इस तरह क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आगे देखो 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया और इसे 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया। फिर सबसे पहले जीएसटी बिल को असम राज्य में पास किया। जीएसटी के फायदे क्या क्या है देखेंगे। पहले यहाँ पे देखो जीएसटी की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे है 101वें संविधान संशोधन। 101वां जो संविधान संशोधन है, 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया। तो जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया 101वें संविधान संशोधन द्वारा। इस तरह क्वेश्चन बनता है और इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। सबसे पहले जीएसटी बिल को असम राज्य में पास किया गया। सबसे पहले जीएसटी बिल को किस राज्य में पास किया गया, असम राज्य में पास किया गया। यहाँ से इस तरह से फैक्ट्स वाले क्वेश्चन आपके बनते हैं और बनेंगे। जीएसटी के फायदे क्या क्या है, राजस्व में वृद्धि होगी और टैक्स चोरी करना न कि बराबर होगा तथा जीएसटी चोरी करने वाले को 5 साल की सजा निर्धारित की जाएगी। ओके, जो भी जीएसटी चोरी करने वाले होंगे उन्हें 5 साल की सजा यहाँ पे दी जाएगी। तो जीएसटी के क्या क्या फायदे हैं, क्यों जीएसटी को स्टार्ट किया गया। देन राजस्व में वृद्धि होगी, टैक्स चोरी करना न कि बराबर होगा और जीएसटी चोरी करने वाले को 5 साल की सजा यहाँ पे निर्धारित की गई है। ओके, ओवरऑल आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जीएसटी की टैक्स स्लैब 4 है। यहाँ पे देखो ये कौन कौन सी जीएसटी की टैक्स स्लैब 4 है। एक तो 5%, 12%, 18%, 28%। शराब, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी को जीएसटी से बाहर रखा गया है। वार्षिक टर्नओवर यदि 20 लाख से ज़्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन भुगतान करना होगा। कुछ राज्यों के लिए ये सीमा 10 लाख रखी गई है। तो कहाँ कहाँ पर जीएसटी लागू नहीं होगी, किस किस बेस पर, किन किन सेवाओं पर, किन किन वस्तुओं पर। तो जैसे शराब है, पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, जीएसटी से बाहर रखा गया है, इन पे कोई जीएसटी नहीं होगी। यहीं पे वार्षिक टर्नओवर यदि 20 लाख से ज़्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन भुगतान करना होगा। कुछ राज्यों के लिए ये सीमा 10 लाख से भी, ठीक है, आपकी रखी गई है। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अब देखो जीएसटी की पंजीयन संख्या में कुल 15 डिजिट होती है। जीएसटी की पंजीयन संख्या में कितनी डिजिट होती है, 15। जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य था जम्मू कश्मीर। जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था, वो था आपका जम्मू कश्मीर। अब ये राज्य नहीं है, यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है इसके अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी के अंतर्गत 17 और कितने अधिभार है 23। दोनों पॉइंट्स याद रखिए, 17-23। 17 अप्रत्यक्ष कर है और 23 अधिभार है, याद रखिए। छोटे छोटे पॉइंट से यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। देन आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो जीएसटी परिषद, इसके बारे में देखो। संविधान में जीएसटी परिषद को परिषद एक नई अनुच्छेद 279A में रखा गया है। इसी में इसके गठन का प्रावधान किया गया है और 12 सितंबर 2016 को इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ से देखो क्या घुमा फिरा के क्वेश्चन बनता है, एकदम लड्डू की तरह गोल गोल पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ओके, यही तो पढ़ना है, यही तो रियल हमारा कंटेंट है। जो चीज़ हम नहीं पढ़ पाते वही हमसे नहीं हो पाती, फिर हम कहते हैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, मैंने तो बहुत मेहनत की, फलाना किया, ढिमकाना किया। भैया क्यों नहीं हुआ बताओ तो, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो चीज़ पढ़नी थी वो नहीं पढ़ी। तो यहाँ पे बात करें संविधान में जीएसटी परिषद को परिषद एक नई अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में रखा है जीएसटी को, तो 279A में रखा गया आर्टिकल में। इसके गठन का प्रावधान किया गया 12 सितंबर 2016 को इसकी यहाँ पे स्थापना की गई जीएसटी परिषद की। जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होंगे और भारत का वित्त मंत्री इसका चेयरमैन होगा। अब भारत का वित्त मंत्री जो भी प्रेजेंट टाइम में होगा वही जीएसटी परिषद का कौन होगा, आपका चेयरमैन होगा। ओके, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि देन जो था वही रहेगा, नहीं, जो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में जो है, वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो भी वित्त मंत्री हैं आपके, वही यहाँ पे इसके जीएसटी परिषद के चेयरमैन होंगे। और केंद्रीय राज्य मंत्री और राजस्व के, केंद्रीय जो राज्य मंत्री है और राज्यों के वित्त मंत्री होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 और केंद्र को 1/3 वोट का अधिकार दिया। तो जीएसटी परिषद में राज्यों को वोट का अधिकार दिया गया है 2/3 और केंद्र को, राज्यों को 2/3 और केंद्र को 1/3। जीएसटी की अवधारणा कनाडा देश से संबंधित है। तो जीएसटी की अवधारणा किस देश से संबंधित है? कनाडा देश से संबंधित है। ये भी पॉइंट्स आप याद रखें। ओके, चलिए। बहुत ही बेहतरीन थ्योरी थी जिसमें हमने 1991 में आर्थिक सुधार इसके बारे में पढ़ा। आखिर यह है आर्थिक सुधार, यहाँ पे आर्थिक स्थिति यह है क्यों लागू किया गया 1991, आपका क्या रीज़न था, क्या बेस था, ये सारी चीज़ें हमने जानी। देन फिर हमने जीएसटी के बारे में पढ़ा, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर इनके बारे में पढ़ा, कहाँ से किस माध्यम से क्वेश्चन बनता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में पढ़ा, कब स्टार्ट किया गया, कब घोषणा की गई, कब लागू किया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं, गुमराह करने वाली भी है, लेकिन गुमराह नहीं होना है। जो चीज़ मैंने जहाँ पे बताई कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो चीज़ पढ़नी है, उस चीज़ को बार बार फॉलो करना है और पीडीएफ लेनी है, तभी प्रैक्टिस होगी। अब चलो हम फास्ट तरीके से क्वेश्चन कर लेते हैं आपके फटाफट। ओके, चलिए। अब जो चीज़ हमारी थ्योरी में नहीं कवर हुई वो अब हम क्वेश्चन में कवर करेंगे। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में जो है प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पे अधिक अन्न उपजाऊ यानी कि अधिक से अधिक अन्न उपजाओ, अधिक से अधिक अन्न उपजाओ अपने खेतों में। तो यह अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1942 से 43, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उस समय सेकेंड युद्ध हो रहा था। ओके, विश्व युद्ध। नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं भैया। सरकार द्वारा ई रकम नामक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? और ये किया गया है कृषि उत्पाद बेचने के लिए। कृषि उत्पाद बेचने के लिए यहाँ पे ई रकम जो नामक नया प्लेटफॉर्म है इसे स्टार्ट किया गया है। आगे देखो नेक्स्ट, भारत में जीवीए सकल मूल्यवर्धन में कृषि और संबंध क्षेत्र द्वारा कुल कितने % भाग का योगदान प्राप्त हुआ है? तो भैया ये हुआ है 18.8%। 18.8%। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन रखें, वैसे पीडीएफ लो और याद रखो। नेक्स्ट, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो यहाँ पर था उत्तराखंड, जिसने विशेष कृषि क्षेत्र को स्थापित किया था। पहला राज्य था उत्तराखंड। क्लियर है? आगे बढ़े। 5 क्वेश्चन है। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष कौन घोषित करता है? भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय कृषि मंत्रालय, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP या फिर राज्य सरकार? यहाँ पे बताइए क्या राइट आंसर हमारा होगा? बिल्कुल यहाँ पर होगा CACP, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। यही जो है खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष घोषित करता है। ओके, चलो नेक्स्ट है स्क्रीन पर 6 क्वेश्चन। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? FCI की स्थापना कब हुई? यह हुई 14 जनवरी 1965 में। कब हुई भैया? 14 जनवरी 1965 में इसकी स्थापना होती है। ओके, नेक्स्ट, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है केवल केंद्र पर, केवल राज्य पर, या फिर दोनों पर, या फिर किसी भी सरकार पर नहीं? तो भारत में कृषि आयकर हमने पढ़ाया था ना, कृषि आयकर किस पर लगाया जाता है? तो ये केवल और केवल राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। भारत में कृषि आयकर केवल और केवल राज्य सरकारों द्वारा। तो क्या चीज़ राज्य सरकार द्वारा, क्या चीज़ केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाती है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुई? तो ये हुई यहाँ पे बताओ, बिल्कुल राइट आंसर है अप्रैल 2014। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है? यह कृषि उपज के लिए एक राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि बाजार बात करें NAM, ये क्या है? कृषि उपज के लिए एक राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है। ओके, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप्स को संभावित निवेशकों से जोड़ने के लिए जो नया कार्यक्रम शुरू कर रही है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है यहाँ पे क्या भैया? उसे कहा जाता है एग्री उड़ान। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में किसका निर्णय लिया गया है? तो 11 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन 1 होगा कि सभी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये प्रदान करने का। ओके, पहले स्कीम चलाई थी इन्होंने कि 1 मंथ पूरे 2-2 हज़ार यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग स्कीम चलाते रहते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रही है?
तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा देन। 12 क्वेश्चन का 2014 से 15 में 0.2% ही थी, यहाँ पे कितनी कम थी। ओके चलो नेक्स्ट है, भारत में ई नाम ई राष्ट्रीय कृषि बाजार कब लागू हुआ था? ये हुआ था 2016 में। तो भैया यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत में ई नाम ई राष्ट्रीय कृषि बाजार कब लागू हुआ? 2016 में यह आपका लागू होता है। ओके, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना क्या उपलब्ध कराती है? पेंशन और बीमा लाभ यह उत्पन्न कराती है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है पेंशन और बीमा लाभ। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य राशन कार्ड धारकों को घर के प्रत्येक व्यक्ति को हिसाब से 5 किलो अनाज उपलब्ध कराना। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का उद्देश्य है राशन कार्ड धारकों को, राशन कार्ड भैया आपको पता है ना, अब जितने भी घर में मेंबर हैं और जिसको भी राशन मिलता है यहाँ पे सभी मेंबर को कितना कितना यहाँ पे इन्होंने क्या है 5-5 किलो अनाज उपलब्ध कराना है। जितने मेंबर होंगे देन उतना ही प्लस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है और इसमें भैया धान भी है, गेहूं भी है, दलहन भी है, लेकिन तिलहन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में क्या सम्मिलित नहीं है? तिलहन यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, बाकी और सभी सम्मिलित है। चलिए, व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन कार्यों को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है FCI, नेफेड, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो यहाँ पर ये सही आंसर होगा नेफेड है। ओके चलिए नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, बेस्ट मस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका आया भी है, उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई? चलिए ओके बताइए, 1 मिनट। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई है? बेहतरीन क्वेश्चन है, आंसर बताइए। और ये की गई है दिसंबर 1998 में। सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई है। ओके भाई, यहाँ पे थ्योरी में देन आप सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो है 1991 के आर्थिक सुधारों का उद्देश्य भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया था? तो यह एक वैश्विक और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाना, इस चीज़ पर यह है यहाँ पे आपकी आर्थिक जो नीति है इसको स्टार्ट किया गया था। ओके चलो, अब 1991 के बाद वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका प्रभाव क्या पड़ा है यहाँ पे? उत्पादन में वृद्धि और वैश्विक बाजारों तक पहुँच। अब भैया 1991 के बाद वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, ये चीज़ हमने पढ़ी ना। जो ये हमने यहाँ पे 1991 आर्थिक स्थिति, आर्थिक सुधार ये जो स्टार्ट किया था भाई, क्यों किया था कि एक तो कृषि में वृद्धि हो, ग्रो हो, बाजारों तक पहुंच आपकी होनी चाहिए बेहतर। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे। चलिए, भारत में आर्थिक सुधार अभियानों को प्रभावी रूप से कब लागू किया गया? देखो जुलाई 1991 में। और ये चीज़ अब हमारी थ्योरी वाली यहाँ पे आ चुकी है, जो हमने थ्योरी में भी की है देन। ठीक है, नेक्स्ट चलो देखो 22 क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में LPG का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है उदारीकरण भी होना चाहिए, वैश्वीकरण भी, और यहाँ पे वैश्वीकरण 2 बार आपका रिपीट है। चलो नेक्स्ट है, फिर बेहतरीन क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार अभियानों को प्रभावी रूप से कब स्टार्ट किया गया? भैया जुलाई 1991 में ही तो स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव थे। ओके, और मनमोहन सिंह आपके वित्त मंत्री थे। फर्स्ट लाइन में ही हमने चीज़ें पढ़ी थी और मैंने बताया भी था कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और ये क्वेश्चन भी हमारा आ चुका है कि कब विमुद्रीकरण हुआ था, किस तारीख को हुआ था। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी कंप्लीटली, आप देख सकते हैं थ्योरी में। वर्ष 1946 और 1978 में भारत में विमुद्रीकरण हुआ था। तीसरा विमुद्रीकरण किस तारीख को हुआ था? तो यह आपका कब हुआ था ये बताना है, और ये हुआ था आपका 8 नवंबर 2016 को। और ये चीज़ मैंने थ्योरी में कवर कराई है। ओके, PDF लीजिए और फिर प्रैक्टिस यहाँ पे करते रहिए, तभी यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस होगी। इनमें से कौन सा नया आर्थिक सुधार का अंग नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। तो भैया क्या नहीं है? केंद्रीकरण नहीं है, कीर्तिकरण, वैश्वीकरण, मुद्रीकरण, ये तीनों हैं, बट केंद्रीकरण यहाँ पे नहीं है। ओके, आगे देखें, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे ना वित्त मंत्री, जब यहाँ पे 1991 आर्थिक सुधार यह स्कीम आपकी स्टार्ट की गई थी। ओके, सो उस समय प्राइम मिनिस्टर तो कौन थे भैया? PV नरसिम्हा थे, और यहाँ पे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों का मुख्य एवं तत्कालिक कारण क्या था? भुगतान संतुलन का असंगत था। ठीक है,
नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई है? तो कब हुई है? और ये हुई है भैया, अभी हमने पढ़ी ना 1991 में, ये तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत की गई थी जुलाई 1991 में। देन यहाँ पे ये हमारे काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन थे। सो बताइए कैसे लगा आपको ये सेशन। और हाँ, ये भी देखो यहाँ पे यूपी SSSC पैट एग्जाम 2025 का मेरा ही सेशन है, हिस्ट्री का बेस्ट सेशन है, सल्तनत काल थ्योरी, और 30 क्वेश्चन है लाजवाब। यहाँ पे एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो कुछ नहीं पढ़ना, नहीं कहीं से कोर्स खरीदना, कुछ नहीं करना। हिस्ट्री की कंप्लीट तैयारी, पॉलिटी की भी कराऊंगी, ज्योग्राफी की भी कराऊंगी, बिल्कुल दिल थाम के बैठे। और साथ ही साथ में हिंदी की चल रही है, हिस्ट्री की चल रही है, और भाई इकोनॉमिक्स की चल रही है। अभी ये 3 चीज़ आपकी चल रही है, निरंतरता चलेगी आपकी सारी क्लासेस, धीरे धीरे जस्ट बिल्कुल हिस्ट्री की क्लासेस फिनिश होने वाली है। देन यहाँ पे अब इकोनॉमिक्स के भी क्लासेस कुछ ही बची हुई है, फिर यहाँ पे ज्योग्राफी एंड पॉलिटी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, और सारी चीज़ें हम कंफर्म, और देन यहाँ पे फिर अपनी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे, ठीक है, हमारा पर्पज़ है। चलिए फ्रेंड्स, अब लास्ट क्वेरी वही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सो सेशन अगर आपको अच्छा लगता है, मस्त लगता है, बेस्ट लगता है, तो बिल्कुल आप अपने सेशन को, आप हमारे सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको बेहतरीन इस तरह का अच्छा कंटेंट, अच्छी थ्योरी, लास्ट में अच्छे क्वेश्चन चाहिए, तो आपके लिए अच्छा मौका है, आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने थ्रू यहाँ पे बता सकते हैं। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, अब यहीं पे हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।